नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। जी साथियों, मेवाड़ का राजवंश चल रहा है। राजवंश को यथावत बढ़ाते हुए आज कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में सीधे सीधे उन महाराजाओं के बारे में या महाराणाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा रहेगी साथियों। मेवाड़ का राजवंश, अब आप बोलोगे कि इतनी लंबी कला से कैसे हो गई, तो सारी की सारी क्लासों में मेवाड़ के राजवंश को विस्तृत रूप से हमने वर्णन किया। उसी वर्णन में आज और कल मतलब 2 या 3 क्लासों में हम अपना ये मेवाड़ का जो राजवंश है वो पूरी तरीके से मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ में गुइल और सिसोदिया की हम बात करें, मैं मेवाड़ की बात कर रहा हूँ। वो जो राजवंश चल रहा है वो हम मतलब 2 या 3 और जो क्लास लगेगी उसमें हम यथावत रूप से इतिश्री कर देंगे उसको। ठीक है भाई साहब, चलो जी। देखो मेवाड़ का राजवंश चल रहा है, संग्राम सिंह तक अपनी चर्चा हो गई। भाई संग्राम सिंह जी तक हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। आज जो नई ये क्लास रहेगी भाई उनके बाद के शासकों की रहेगी। लेकिन अब क्या है, देखो कुछ कुछ शासकों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते ही नहीं है, एग्जाम में आता ही नहीं है, और उनके द्वारा उनके शासनकाल में ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं गया कि इतिहासकारों ने लिखा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा रहेगी। और जो सीधे सीधे भाई साहब, ये नहीं, पिछले पेपरों में 5 से 7 साल पुराने पेपरों को भी आप उठा के देख लेना, अगर क्वेश्चन आएंगे तो उन्हीं राजाओं से आएंगे और जो हमने पढ़ लिए उन्हीं में से आएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि यार है ना, ये क्लास भी यही चाहती है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वही यही चाहता है कि भाई आने वाले पेपर में सीधा सीधा क्लास से पुटअप हो। इसलिए रोचक तथ्य थोड़ा कम बताया जा रहा है। आप ये मत सोचना कि यार रोचक तथ्य क्यों नहीं बताते। ये रोचक तथ्य क्या है, रोचक तथ्य बताएंगे तो परीक्षा उपयोगी, वो रोचक तथ्य नहीं होता। और परीक्षा में आने योग्य कौन से सवाल बनते हैं, फैक्ट कौन से बनते हैं, वो फैक्ट आपके सामने पेश किए जाते हैं। ठीक है ना। देखो राजवंश कहाँ का चल रहा है भाई साहब, मेवाड़ राजवंश चल रहा है। कहाँ का रे, मेवाड़ राजवंश। ठीक है, उसी राजवंश में अगले जो शासक रहेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है ना, देखना जरा, आपका ध्यान बिल्कुल इधर रहना चाहिए, बिल्कुल आकर्षित खून से पढ़ो, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, देखो देखो शासक कौन है, जगत सिंह सेकंड। कौन सा सिंह सेकंड साथियों, जगत सिंह सेकंड। देखो थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, कौन सा शासक है, महाराणा जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, देखो इनके शासनकाल की अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे प्रमुख घटना क्या थी, या इनके शासनकाल में सबसे बड़ा मुख्य फैक्ट क्या था, भाई किसी ना किसी शासक के जीवन काल या शासनकाल में कुछ ना कुछ, या तो युद्ध हुआ होगा, या फिर कोई विवाद हुआ होगा, या फिर कुछ संधि हुई होगी, या फिर कुछ सम्मेलन हुए होंगे। तो इन्हीं के शासनकाल में एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। क्या नाम है, हुरडा सम्मेलन। देखो इन्हीं के शासनकाल में क्या है, देखो अगर शासनकाल पूछ लिया जाएगा इनके बारे में, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए तो बता देना। 1734 से लेकर 51 तक, 1734 से 51 क्या है, इनका शासनकाल है। और इन्हीं शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में क्या हो रहा है, हुरडा सम्मेलन हो रहा है। कौन सा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन। देखना भाई साहब, ये हुरडा सम्मेलन इनके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना है। जगत सिंह द्वितीय या जगत सिंह सेकंड कहाँ के, मेवाड़ के। कहने का मतलब महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल की अगर कोई सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण तथ्य अगर कोई है या कोई फैक्ट है तो क्या है साथियों, हुरडा सम्मेलन। यह सम्मेलन कब होता है, तारीख पूछी जा सकती है, तो यह होता है 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 को क्या होता है, यह सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन, हुरडा एक जगह का नाम है, हुरडा एक स्थान है, जगह है कहां साथियों, भीलवाड़ा में है। कहां है, भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा रे, नाती का वाड़ा नहीं, भीलवाड़ा। ठीक है, देखो जगह कहां है, ये भीलवाड़ा में है। हुरडा सम्मेलन हो किनके शासनकाल में रहा है, जगत सिंह जी के शासनकाल में हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, लेकिन तो ये हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा, भाई हुरडा सम्मेलन की योजना बनाने वाले अगर कोई मेवाड़ के शासक थे तो वो थे संग्राम सिंह। इनसे पहले
के शासक कौन थे? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने क्या किया? हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे? रूपरेखा तैयार करने वाले, तैयार करने वाले कौन है रे? संग्राम सिंह। कौन सा सिंह? संग्राम सिंह। ठीक है, इस बात का आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। देखो हो कब रहा है ये? 17 जुलाई। कौन सी जुलाई? 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन हो रहा है। ये जगह कहां है? हुरडा भीलवाड़ा में ये जगह है साथियों। रूपरेखा तैयार करने वाले शासक कौन है? मेवाड़ के संग्राम सिंह। देखना 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 देखना, अगर पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? देखो पिछला एसआई का पेपर हुआ और जो अभी एसआई को लेकर जो मामला चल रहा है उसी पेपर की मैं बात कर रहा हूं। उसमें सेकंड पारी का एक पेपर था, उस पारी में 14 या 15 तारीख 15 सितंबर का यह पेपर था। उसमें सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? क्या किसने की? अध्यक्षता किसने की? तो यह जरा ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता किसने की भाई साहब? अध्यक्षता, अध्यक्षता करने वाले शासक कौन है? जगत सिंह द्वितीय। कौन है रे? जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड। शासक कहां के हैं? मेवाड़ के हैं। कहने का मतलब क्या कहलाएंगे ये? महाराणा जगत सिंह सेकंड। इस बात का भी ध्यान रख लेना है, क्या पता वहां महाराजा मिल जाए। महाराणा, ठीक है भाई साहब। महाराणा जगत सिंह सेकंड ने क्या की? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन हो कब रहा है? 17 जुलाई 1734 में हो रहा। डेट आपको ध्यान रखनी है। रूपरेखा तैयार किसने की? ये आपको याद रखना है। हुरडा जगह कहां है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, देखो देखो देखो, ये सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन है ना। अगर पूछ ले कि इस सम्मेलन में राजपूताने के कौन कौन से शासकों ने भाग लिया, तो मैं लिखूंगा हुरडा सम्मेलन में, हुरडा सम्मेलन में, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, लेने वाले राजपूताने के, राजपूताने के या फिर राजस्थान के शासक, भाई कौन कौन से राजा हुए थे जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है साथियों, देखना जरा, सम्मेलन कौन सा पढ़ रहे हैं? हुरडा सम्मेलन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो कौन कौन से शासक थे तो बता देना। अगर कोई पूछ ले कि बीकानेर से कौन आए थे या बीकानेर से कौन से शासक थे जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया, तो क्या बताना है रे? क्या बताओगे? जोरावर सिंह। कौन से सिंह? जोरावर सिंह। बीकानेर के शासक उस समय कौन थे? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बीकानेर से आते हैं कौन से सम्मेलन में भाग लेने के लिए? हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, वहीं अगर आ जाए कि मारवाड़ या जोधपुर से, मारवाड़ या फिर जोधपुर से कौन आए थे, आप बता देना। अभय सिंह आए थे। कौन आए थे? अभय सिंह। अभय सिंह ने भाग लिया। ठीक है साथियों, देखना जरा। अगर पूछ ले नागौर से कौन आए थे, नागौर से कौन आए थे, आप बता देना। बख्त सिंह आए थे। कौन आए थे रे? बख्त सिंह आए थे। देखना जरा, आगे देखना। अगर पूछ ले कोटा से कौन थे, तो बता देना दुर्जन साल हाड़ा। कौन से साल हाड़ा? दुर्जन साल हाड़ा। फिर वो यही भी पूछ सकता है कि फिर बूंदी से कौन आए थे, तो आप ये बताना बूंदी से आए थे दलेल सिंह। कौन से सिंह? दलेल सिंह। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे बताओ। देखो जी देखो, आगे अगर पूछ ले आपको आमेर या जयपुर से कौन आए थे, तो बता देना सवाई जय सिंह आए थे। कौन से सिंह? सवाई जय सिंह आए थे। इन 4-5 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि भाई साहब मारवाड़ से तो अपन को पता है कि मारवाड़ से कौन है इस सम्मेलन में, तो मारवाड़ सॉरी मेवाड़ से कौन है? मारवाड़ का तो हमने लिख लिया। मेवाड़ से कौन है? तो मेवाड़ से आप बता देना जगत सिंह द्वितीय थे। कौन से सिंह रे? जगत सिंह द्वितीय थे। रूपरेखा तैयार करने वाला अगर पूछ ले तो कौन थे? संग्राम सिंह थे।
ठीक है, ये शासक आपको विधिवत रूप से उतारने हैं अपने नोट्सों में या फिर स्क्रीनशॉट जो ले हो, आपकी मर्जी। लेकिन ये सारे के सारे शासक इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? मेवाड़ के जो जगत सिंह द्वितीय वो क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। इनसे पहले जो शासक हुए थे संग्राम सिंह, उन्होंने क्या की? रूपरेखा तैयार की। बीकानेर से कौन आ रहे हैं? जोरावर सिंह जी आ रहे हैं। मारवाड़ से अभय सिंह जी आ रहे हैं। नागौर से भक्त सिंह जी आ रहे हैं। कोटा से दुर्जन साल हाड़ा आ रहे हैं। बूंदी से दलहेल सिंह आ रहे हैं और आमेर से सवाई जय सिंह आ रहे। अगर पूछ ले कि किशनगढ़ से कौन आए थे, तो भी डरना नहीं है, फिर भी नहीं डरना है, डरना नहीं है। और बता देना राज सिंह आया था। कौन से सिंह जी? राज सिंह राठौड़। कौन से सिंह? राज सिंह राठौड़ आए थे। ठीक है ना साथियों, ये 7 से 8 इंपोर्टेंट रियासतों के इंपोर्टेंट शासक जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे? ठीक है जी, ठीक है, रखेंगे। हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? तो इस बात का भी ध्यान रखना है। 17 जुलाई 1734, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, देखो आगे बढ़ते हैं। आगे यथावत रूप से बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे भाई साहब, हुरडा सम्मेलन का निर्णय क्या था। भाई ये हुरडा सम्मेलन करना क्यों है? हुरडा सम्मेलन का निर्णय क्या था? किस वजह से इसको करना था? निर्णय क्या निकाला गया? ये शासक आ गए, ये बैठकर क्या निर्णय निकालते हैं? इन्होंने निर्णय निकाला कि वर्षा ऋतु के बाद में राजपूताने की सारी सेना इकट्ठी होगी। कहां की सेना? राजपूताने की सारी सेना क्या होगी? इकट्ठा होगी। सारी सेना इकट्ठा मतलब एकत्रित होकर क्या करेगी? एकत्रित होगी। कहां होना है एकत्रित? कोटा के रामपुरा में, कोटा के रामपुरा स्थान पर। फिर क्या करोगे जी? इकट्ठा होकर डांस करोगे क्या? डांस नहीं करना है। वर्षा ऋतु में राजपूताने की सारी सेना को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और कोटा के रामपुरा में क्या करना है? मिलन स्थल करना है, सम्मेलन करना है। कहाँ मिलना है? कोटा में एकत्रित होना है। कोटा की कौन सी जगह रहने वाली है साथियों? रामपुरा रहने वाली है। इकट्ठा करने का प्रमुख कारण क्या था? सम्मेलन का निर्णय यह था कि भाई साहब राजपूताने की धरती है, राजपूताने की धरती पर क्या हो रहे हैं? विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। विदेशी आक्रमण तो चलो ठीक है, हो ही रहे हैं, लेकिन परदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं। आसपास के जितने भी राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं? राजपूताने पर आक्रमण कर रहे हैं, राजपूताने को लूट खसोट रहे हैं, वहां से धन वसूल कर रहे हैं, वहां से ऋण वसूल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? राजपूताने के सारे शासक एकता दिखाते हुए अपनी अपनी सेना को एकत्रित करेंगे और रामपुरा कोटा में मिलेंगे। ठीक है, और फिर नई योजना बनाई जाएगी और उस योजना के मुताबिक क्या होगा? एक युद्ध लड़ा जाएगा। कहां पर? रामपुरा कोटा में। किन से लड़ना है? महाराठाओं से लड़ना है। कहने का मतलब है महाराठा कौन हुए? राजपूताने के परदेशी आक्रमणकारी हुए। महाराठाओं ने राजपूताने पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए थे। सर्वप्रथम महाराणा राजपूताने की बूंदी रियासत में क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। उस समय बूंदी रियासत के शासक दलेल सिंह, जो हमने पढ़ा था, दलेल सिंह हुआ करते थे। दलेल सिंह जी के समय महाराठाओं का आक्रमण अति प्रभावशाली हो गया था और धीरे धीरे बूंदी ही नहीं अपितु राजपूताने की संपूर्ण धरती पर वो धीरे धीरे क्या करने लग गए थे? अपना अस्तित्व जमाने लग गए थे, आक्रमण करने लग गए थे। उन्हीं आक्रमणों को मद्देनजर रखते हुए सवाई जय सिंह जी ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया महाराठाओं से आमेर को सुरक्षित करने के लिए। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक सम्मेलन किया गया, हुरडा सम्मेलन, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि भाई साहब राजपूताने के जितने भी शासक है, ये फलानी 19 रियासतें, तीन ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 19 रियासतों के राजपूत शासक क्या होंगे? इकट्ठा होंगे। ठीक है, जो राजपूत शासक है वो इकट्ठा होंगे, एकत्रित होकर अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे। रामपुरा कोटा में युद्ध करना है। किनसे? महाराठाओं से। ठीक है जी भाई साहब। तो देखो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था या कारण क्या था? देखो ये तो निर्णय था। निर्णय यह था इकट्ठा कहाँ होना है? वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा कोटा में होना है। ये तो इनका निर्णय था, लेकिन इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है मेंस वालों को, तो आप उद्देश्य जरा याद रखना।
उद्देश्य क्या था साथियों? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य हेडिंग डालना है, उसी में हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या जी? कौन से सम्मेलन का? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था भाई? राजपुताने पर क्या हो रहा है? उद्देश्य या कारण? भाई हुरडा सम्मेलन करने का कारण क्या था, क्या उद्देश्य क्या था? देखो, राजपुताने पर विदेशी वे स्वदेशी प्रदेशों के बढ़ते आक्रमणों को दबाने के लिए विशेष रूप से याद रखना है, दबाना किनको है? मराठों को दबाने या मराठा के आक्रमण को दबाने हेतु। ठीक है जी। देखो, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि राजपूताने के सभी राजपूत शासक जिनमें एकता का अभी अभाव है, खानवा का जो युद्ध होता है उसमें मैंने बोला था, और उसमें इतिहासकार भी यही बोलते हैं कि वो ऐसा अंतिम युद्ध था जिसकी हार का परिणाम इस कदर रहा था कि भविष्य में, खानवा युद्ध के बाद में, भविष्य में राजपूत शासकों के जितने भी भाई राजपूताने के राजपूत शासक है, उनके भविष्य की नीतियां निर्धारित होने लग गई। भविष्य की नीतियां निर्धारण होने का मतलब यह है कि भाई साहब, उनमें एक भय हो गया कि इतनी सेना, इतनी विशाल सेना, सारे के सारे शासक मिलकर खानवा के युद्ध में हम विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी बाहरी शक्ति बाबर को पराजित नहीं कर पाए, तो सारे के सारे शासकों में क्या हो गया? आत्मविश्वास का अभाव हो गया। अब जब आदमी के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, तो वो फिर किसी प्रकार का कोई काम कर भी नहीं सकता। हालांकि वीर पुरुष है, लेकिन वीर पुरुष के अंदर क्या नहीं हो रहा है? आत्मविश्वास नहीं भरा जा रहा। ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में भाई विदेशी आक्रमण या बाहरी आक्रमण, वो तो ठीक है, वो तो खानवा युद्ध के बाद में विदेशी आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर आकर बैठ ही गए थे, या बाहरी शक्ति दिल्ली पर आकर बैठ ही गई थी। लेकिन फिर भी क्या करना है? स्वदेशी या परदेशी आक्रमण। तो मराठाओं के द्वारा राजपूताने की संपूर्ण धरती पर लगभग अपना अस्तित्व जमाने लग गए थे, पैर जमाने लग गए थे, उनको हम खदेड़ सकते हैं। यही एक नीति लेकर, यही एक उद्देश्य लेकर सारे के सारे ये निर्णय करते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद में हम कोटा की रामपुरा नामक एक स्थान पर इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे, सारी की सारी सेना इकट्ठी होंगी, और फिर क्या करेंगे? हम युद्ध करेंगे। ठीक है साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखो, अगर पूछ ले, यही नोट लगा के लिख लेना, अगर पूछ ले कि मराठाओं का सर्वप्रथम राजस्थान में आक्रमण कहां हुआ, तो मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में आक्रमण सर्वप्रथम किनका? मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में आक्रमण, राजस्थान में हस्तक्षेप या आक्रमण कहाँ होता है? बूंदी में होता है। इस बात का आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। बूंदी में हुआ। ठीक है जी, ठीक है। एक चीज यही साथ में इसी नोट में लिख लेना, वैसे मैंने लिखा ही होगी लेकिन फिर भी लिख लेना। देखो, नोट लगा के क्या लिखना है साथियों? नोट लगा के लिखना है कि सवाई जय सिंह ने मराठों से बचने हेतु जयपुर में, कहा? जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ या फिर सूरदर्शनगढ़ भी कहा जाता है इसको। सूरदर्शनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग का
इसका मतलब क्या है, मराठाओं की शक्ति क्या है, बढ़ रही है। ठीक है ना, इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दो नोट्स मैंने लिखाए हैं। दो नोट में क्या लिखाया है, एक तो मराठाओं का सर्वप्रथम राजस्थान में आक्रमण लिखवाया है, दूसरा मैंने क्या लिखवाया है कि कौन से दुर्ग का कौन निर्माण करवा रहा है मराठाओं से बचने के लिए। इन दो तीन बातों का क्या करना है, निर्माण करवाया। इन दो तीन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, देखो जरा आगे बढ़ते हैं, यथावत रूप से आगे लेंगे हम। यह था हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन। अगर पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन के आयोजनकर्ता कौन थे, देखो जरा उसी सम्मेलन के हम आयोजनकर्ता देखते हैं। इस सम्मेलन के अगर आपको पूछ ले कि आयोजनकर्ता कौन थे, आयोजनकर्ता, आयोजनकर्ता, तो आयोजनकर्ता कौन थे, सवाई जय सिंह। कौन से सिंह, सवाई जय सिंह है। कहां के, ये आमेर या जयपुर के शासक है। कौन से शासक, कच्छावा शासक। ठीक है साथियों, यह था अपना हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन होता है किनके काल में, महाराणा जगत सिंह के काल में होता है। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय, 1734 से लेकर 51 इनका शासनकाल रहेगा। अब देखो इनके बारे में दो चार इंपोर्टेंट वाली बातें देखेंगे हम। भाई इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में और कौन कौन सी घटना घटित हुई, देखना जरा। देखो महाराणा जगत सिंह ने एक महल बनवाया, जगत निवास महल। जगत निवास, कौन सा निवास, जगत निवास महल। अगर पूछ ले कि ये कहां है, तो कहां है साथियों, कहां है रे, ये है पिछोला झील। कौन सी झील, पिछोला झील। कौन सी झील जी, पिछोला झील के मध्य। ठीक है, पिछोला झील कहां है, उदयपुर। जगत निवास महल का निर्माण किसने करवाया, तो सीधी सीधी बात है जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, ये मेल आपको ध्यान रखना है। कौन सा मेल रहेगा, ये जगत निवास मेल। कहने का मतलब स्थापत्य कला में या फिर कला और संस्कृति के क्षेत्र में जगत सिंह द्वितीय का योगदान किस प्रकार से था। ठीक है, देखो जरा आगे मैं बात करूंगा इनके दरबारी कवि की। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि महाराणा जगत सिंह का दरबारी या दरबारी विद्वान कौन थे। दरबारी विद्वान, देखना जरा, इनके दरबारी विद्वान थे नेकराम। कौन से राम, नेकराम। देखो कहीं कहीं इनका नाम मिलता है नंदराम भी मिलता है, नंदराम। इन्होंने क्या किया, जगत विलास। कौन सा विलास, जगत, जगत विलास ग्रंथ की रचना की। अगर पूछ लिया जाए कि जगत विलास ग्रंथ की रचयिता कौन है, ये इनकी क्या है, रचना है। किनकी रचना है, किनकी है जी, नेकराम जी की। तो कौन है, जगत सिंह के दरबारी विद्वान है। कौन से जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, जगत विलास ग्रंथ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखना और आगे क्या क्या बातें हैं जगत सिंह जी के बारे में। देखो हुरडा सम्मेलन हुआ, हुरडा सम्मेलन के बाद में जगत निवास महल आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इनके दरबारी विद्वानों को आपको अच्छे से देखना है कि भाई नेक राम जी थे, नेक राम जी ने बहुत ही नेक कार्य किया, एक ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ कौन सा रहने वाला है, जगत विलास ग्रंथ। जगत विलास ग्रंथ से पता चलता है कि जगत सिंह जी के शासनकाल की सारी राजनीतिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का क्या मिलेगा, उसमें वर्णन मिलेगा। ठीक है जी, देखो जरा आगे इनके बाद में कौन से शासक हुए थे। इनके बाद में एक शासक हुए थे इंपोर्टेंट वाले, उनका नाम क्या है, महाराणा भीम सिंह। कौन से भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। देखना जरा, महाराणा भीम सिंह के शासनकाल की
अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे प्रमुख घटना कौन सी है, तो कौन सी रहने वाली है? इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? कृष्णा कुमारी विवाद होता है। कृष्णा कुमारी विवाद किस प्रकार का विवाद है ये, इसको जरा देखना आप। भीम सिंह जी, कौन से सिंह जी साथियों? भीम सिंह जी। और भीम सिंह जी की पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। देखना, कौन सी कुमारी? कृष्णा कुमारी। पुत्री किनकी है? भीम सिंह जी की, महाराणा भीम सिंह जी की। महाराणा भीम सिंह की पुत्री। देखो, महाराणा भीम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। महाराणा भीम सिंह जी ने इनकी सगाई कहां तय कर दी? सगाई तय कर दी मारवाड़, मारवाड़ के भीम सिंह, जो महाराजा कहलाएंगे, भीम सिंह के साथ ये कर दी। लेकिन क्या हुआ? मारवाड़ के भीम सिंह, शादी हुई नहीं, सगाई तो हो गई लेकिन शादी नहीं हुई। शादी होने से पहले ही महाराजा भीम सिंह, महाराजा मतलब मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो गई तो एक पिता अपनी पुत्री का कहीं दूसरी और या योग्य पुत्र दूसरे योग्य वर के साथ क्या करेगा? विवाह करेगा, या फिर दूसरे योग्य पुत्र के साथ विवाह करेगा। तो अपनी पुत्री, कौन सी पुत्री? कृष्णा कुमारी, जिनकी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। सगाई तय कहां होती है? मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह के साथ। मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह के साथ सगाई तय होने के बाद क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। शादी हुई नहीं, शादी नहीं हुई तो फिर महाराणा भीम सिंह ने क्या किया? अपनी पुत्री की सगाई कहां तय कर दी? देखो, इनकी क्या हो गई? देखना जरा, शादी होने से पहले, शादी होने से पहले, होने से पहले महाराजा भीम सिंह, महाराजा मतलब मारवाड़ वाले, महाराजा भीम सिंह, भीम सिंह की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। देखो, अब अगर इनकी मृत्यु हो गई तो इसका कहीं ना कहीं दूसरी को विवाह करना पड़ेगा। फिर महाराणा भीम सिंह ने क्या किया? इसकी दूसरी सगाई कर दी, सेकंड सगाई, सेकंड या द्वितीय सगाई। तो किन के साथ कर दी? वो कर दी भाई साहब जगत सिंह के साथ, जो कहां के शासक है? आमेर के शासक है। जगत सिंह जयपुर या आमेर, आमेर के साथ तय कर दी, तय कर दी। लेकिन क्या होता है कि महाराजा भीम सिंह और उन्हीं के बाद में शासक बनता है मारवाड़ का मान सिंह। मान सिंह ने महाराणा भीम सिंह को बोला कि अभी मारवाड़ के योग्य शासक या योग्य पुत्र मरे तोड़ी है। एक भीम सिंह जिनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनके साथ सगाई हुई थी। अब अगर कृष्णा कुमारी कहीं की बहू बनेगी तो बनेगी कहाँ की? मारवाड़ की। और मारवाड़ में भीम सिंह के बाद में अभी शासक कौन है? मैं हूं। तो मैं इनसे क्या होनी चाहिए? मेरी शादी होनी चाहिए, मेरे से कृष्णा कुमारी की शादी होनी चाहिए। फिर भी आप क्या कर रहे हो? जगत सिंह जो शासक कहाँ के? जयपुर के, उनके साथ आप शादी कर रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? इसी विवाद को, ये जो बात हो गई, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, स्थिति परिस्थिति दोनों के खिलाफ थी। तो मान सिंह और जगत सिंह, इन दोनों के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर, एक शादी को लेकर, सगाई को लेकर, मान सिंह जो भीम सिंह जी के बाद में शासक बनेंगे, मान सिंह और जयपुर वाले कौन है? जगत सिंह। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध होता है साथियों? देखना जरा, किंगोली का युद्ध। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण कौन सा युद्ध हुआ? किंगोली का युद्ध। किंगोली का युद्ध, ये जगह कहां है? पर्वतसर में है साथियों, पर्वतसर। ठीक है, यह युद्ध होता कब है? यह युद्ध होता है 1807 में। कब होता है? 1807 में। किन किन के मध्य यह युद्ध हुआ? यह युद्ध होता है
महाराजा मान सिंह वर्सेज महाराजा या महाराजा मान सिंह, जो कहाँ के हैं, मारवाड़ वाले हैं, कहाँ के हैं, मारवाड़ वाले हैं, और जगत सिंह जो कहाँ के हैं, आमेर या जयपुर के हैं, उनके मध्य यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में जगत सिंह का सहयोगी कौन था? सहयोगी अमीर खां पिंडारी। सहयोगी कौन था? अमीर खां पिंडारी। इस बात का ध्यान रखना, इस युद्ध में, कौन सा युद्ध? गिंगोली के युद्ध में जगत सिंह का सहयोगी कौन था? अमीर खां पिंडारी। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। मान सिंह जी की इस युद्ध में क्या होती है? पराजय होती है। क्या होती है? पराजय होती है। जैसे ही पराजय होती है तो विजय, सीधी सी बात है भाई, विजय किन की हुई? जगत सिंह जी की हुई। और इनका सहयोगी कौन है? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी, ठीक है। यह युद्ध याद रखना है कि युद्ध होता किन के कारण है? कृष्णा कुमारी के कारण होता है। सगाई को लेकर युद्ध हुआ। होता कब है? 1807 में। गिंगोली जगह कहाँ है? पर्वत सर में यह जगह रहने वाली। होता किन किन के मध्य? मारवाड़ के कौन से शासक? मान सिंह। और वहीं आमेर के कौन से शासक? जगत सिंह। जगत सिंह का सहयोगी कौन है? अमीर खां पिंडारी। ठीक है, देखना जरा आगे। इस युद्ध के बाद अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत जो सेलुम्बर का था, उन दोनों के दबाव में आकर महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जुलाई 1810 में जहर देकर क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। ठीक है साथियों, देखो महाराणा भीम सिंह ने, नोट लगा के लिखना इस बात को, भाई कृष्णा कुमारी विवाद के कारण एक युद्ध होता है, दो रियासतों के मध्य युद्ध हुआ, तो अब क्या करना है? कृष्णा कुमारी की मृत्यु करवानी है। अमीर खां पिंडारी, देखना जरा, महाराणा भीम सिंह अमीर खां पिंडारी वे, अमीर खां पिंडारी वे, अमीर खां पिंडारी वे, अजीत सिंह चुंडावत जो कहाँ के है? सेलुम्बर के है भाई साहब। चुंडावत के प्रभाव में आकर, के प्रभाव या दबाव में आकर, क्या करते हैं? जुलाई 1810 में विष या जहर देकर कृष्णा कुमारी की हत्या कर देते हैं। ठीक है साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। महाराणा भीम सिंह के बारे में याद रखना, अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह का प्रभाव ध्यान रखना, जहर कब दिया गया यह याद रखना। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण युद्ध कौन सा हुआ यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अगर पूछ ले कि महाराणा भीम सिंह का दरबारी कौन था, तो आप बताना दरबारी विद्वान कौन था? दरबारी विद्वान, और दरबारी विद्वान कौन है साथियों? दरबारी विद्वान है आडा किशन ने ग्रंथ की रचना की। इसकी रचना क्या है? कौन से ग्रंथ की रचना की? भीम विलास। कौन सा विलास? भीम विलास ग्रंथ की रचना इन 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जो आडा किशन है, कौन सा किशन? आडा किशन किनका दरबारी है? तो यह दरबारी किनका रहने वाला है? किनका दरबारी है? ये भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह का। ठीक है साथियों, इन 3-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये थे भीम सिंह जी के शासनकाल की प्रमुख घटना। उससे पहले हमने जगत सिंह जी के शासनकाल की प्रमुख घटना देखी। ठीक है, अब देखना जरा आगे, इनके बाद में कौन से शासक रहते हैं? इनके बाद में एक शासक है सरदार सिंह। कौन से सिंह? सरदार सिंह। सरदार सिंह के समय क्या होता है? मेवाड़ पर आदिवासियों, भाई मेवाड़ जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, भील जनजाति बहुत अधिक संख्या में निवास करती है। तो इन्हीं के समय, मतलब सरदार सिंह जी के समय क्या होता है?
मेवाड़ पर भीलों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करते हैं, भीलों के आक्रमण को दबाने के लिए, और जो भील आक्रांता है उनको दबाने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं। इनके बारे में इतना ही याद रखने योग्य बात है कि भाई साहब करते क्या है, ये क्या करते हैं, सन 1841 में मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, भील कोर, मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं। स्थापना करते करने का प्रमुख कारण क्या था, कारण जरा लिखना इसमें। मेवाड़ पर क्या हो रहा है, मेवाड़ पर भीलों का आक्रमण हो रहा है। मेवाड़ पर, मेवाड़ या मेवाड़ी क्षेत्र पर, मेवाड़ पर भीलों के बढ़ते आक्रमण, भीलों के बढ़ते आक्रमण, बढ़ते आक्रमण, बढ़ते आक्रमण तथा तथा भील आक्रांताओं को दबाने हेतु, भील आक्रांताओं को, आक्रांतों को दबाने हेतु, दबाने हेतु क्या करते हैं, मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं। स्थापना करते कब है, 1841 में करते हैं। इसी मेवाड़ भील कोर को 1950 में राजस्थान पुलिस विभाग, राजस्थान पुलिस विभाग में सम्मिलित कर लिया जाता है, में शामिल या सम्मिलित, शामिल कर लिया गया। ठीक है साथियों, मेवाड़ भील कोर के बारे में याद रखना। स्थापना करने वाले शासक कौन है, सरदार सिंह है। और सरदार सिंह ने कौन, किसकी स्थापना की, मेवाड़ भील कोर की कब, 1841 में। करने का प्रमुख कारण क्या था, मेवाड़ पर भील आक्रांताओं या भीलों के क्या बढ़ रहे थे, आक्रमण बढ़ रहे थे, उनको दबाने के लिए क्या कर दी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी। 1950 में मेवाड़ भील कोर को राजस्थान पुलिस विभाग में शामिल कर लिया गया। यह भी आपको याद रखना है, कब किया गया, 1950 में। ठीक है साथियों, आगे जरा देखना इनके बाद में कौन से शासक है, स्वरूप सिंह। कौन से सिंह साथियों, स्वरूप सिंह। देखो स्वरूप सिंह जी थोड़े इंपोर्टेंट बनेंगे। क्यों इंपोर्टेंट बनेंगे कि 1857 की क्रांति के समय अगर मेवाड़ के शासक थे तो कौन थे, स्वरूप सिंह थे। इनके प्रमुख 2-4 बातें कि भाई साहब स्वरूप सिंह जी है ना, ये क्या करते हैं, पिचोला झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो पिचोला झील का क्या करवाते हैं, पिचोला झील का जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण करवाते हैं, जीर्णोद्वार करवाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। दूसरा यह क्या करता है, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करते हैं। किनकी सहायता कर रहे हैं, गोरों की सहायता कर रहे हैं, अंग्रेजों की सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है जी, 2 बातें हो गई कि भाई पिचोला झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो किसने करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया। दूसरा काम क्या है, 1857 की जो क्रांति हो रही है, तो विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह में किसकी सहायता कर रहे हैं, अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। और पिचोला झील वाली जो बात है उसी का बात का भी ध्यान रखना, जीर्णोद्वार पूछा जा सकता है सरदार सिंह जी के बारे में। देखो सरदार सिंह जी के बारे में और क्या बातें हैं, इन्होंने मेवाड़ में एक तो समाधि प्रथा, एक सती प्रथा, समाधि प्रथा और सती प्रथा पर क्या लगाया, इन्होंने रोक लगाया। ठीक है, देखो क्या किया इन्होंने, एक तो समाधि प्रथा, समाधि प्रथा, और एक कौन सी प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाया, रोक लगाया। लेकिन फायदा क्या, फायदा कुछ नहीं। रोक लगाने के बाद में जब इनकी मृत्यु होती है, किनकी, स्वरूप सिंह जी की, स्वरूप सिंह जी की मृत्यु होती है, तब इनकी एक रानी थी पासवान रानी। पासवान रानी पर, पासवान रानी ने इनकी मृत्यु पर क्या हुई थी, सती हुई थी। भाई सती प्रथा पर रोक लगा रहे हैं, साथ में साथ समाधि प्रथा पर भी रोक लगा रहे हैं। उसके बाद में भी रोक या प्रतिबंध लगाया, बात एक ही है। उसके बाद में भी क्या हो रहा है, इनकी एक पासवान रानी थी, इन्हीं की मृत्यु पर, कहने का मतलब स्वरूप सिंह की मृत्यु के समय, स्वरूप सिंह की मृत्यु के समय, मृत्यु के समय इनकी पासवान रानी, इनकी कौन सी रानी, पासवान रानी,
जिनका नाम क्या है, एंजाबाई। कौन सी बाई? एंजाबाई। एंजाबाई सती हुई, सती हुई। देखो ये इस प्रकार की घटना है सती प्रथा में, ये इस प्रकार की घटना है कि मारवाड़ के महाराणाओं में अंतिम बार सती होने वाली महिला कौन है? एंजाबाई। किन पे सती होती है? स्वरूप सिंह। अगर ऐसा पूछा जाए कि किन के समय अंतिम बार सती हुए, तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय हुए थे, और हुए कौन थे? एंजाबाई हुए थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ महाराणाओं में, मेवाड़ महाराणाओं पर अंतिम बार सती, ये जो घटना है सती होने की, वो कौन सी घटना है? अंतिम घटना है। ठीक है, होने वाले कौन है? एंजाबाई है। तो कौन है? स्वरूप सिंह की पासवान रानी है। ठीक है साथियों, 1857 क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, साथ में साथ पिछोला झील के बारे में पूछा जा सकता है, दो प्रथाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में वे शासक जिन्होंने सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई। एक साथ में साथ एक प्रथा और थी, डाकन प्रथा। कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा पर भी ये क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। डाकन प्रथा पर भी रोक लगाते हैं, रोक लगाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ ले, देखो वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि मेवाड़ का वे शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की, तो वे शासक कौन सा रहेगा? देखना जरा कौन सा रहेगा साथियों, देखना। अगर पूछ ले आपसे कि मेवाड़ के वह राणा या वह शासक जिन्होंने क्या की? अंग्रेजों से संधि की, तो भीम सिंह जी ने की। महाराणा भीम सिंह जी ने 28 जनवरी 1818 में 1818 में क्या कर ली? अंग्रेजों से संधि कर ली, अंग्रेजों से संधि कर ली, संधि कर। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी। स्वरूप सिंह जी के बाद में शासक कौन है? शंभू सिंह। कौन से सिंह? शंभू सिंह। शंभू सिंह जी ने क्या किया भाई साहब? दो चार बढ़िया बढ़िया काम किया। एक, इन्होंने अजमेर की जो मैयो कॉलेज है, उस मैयो कॉलेज में उदयपुर के जो विद्यार्थी पढ़ते थे, उन विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो रहने की व्यवस्था करवाने हेतु उदयपुर हाउस की स्थापना करवाते हैं। मैयो कॉलेज में उदयपुर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के हित हेतु या उनके रहने हेतु अजमेर में उदयपुर हाउस की स्थापना करवाते हैं। कौन करवाते? शंभू सिंह जी। एक इन्होंने ये सबसे प्रमुख कार्य किया। देखो देखना जरा, मैयो कॉलेज, मैयो कॉलेज, मैयो कॉलेज अजमेर है। कहाँ ये? अजमेर में है। अजमेर में मैयो कॉलेज अजमेर में पढ़ने वाले उदयपुर विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले उदयपुर के विद्यार्थियों के लिए, उदयपुर के या फिर मैं यहां लिखूंगा मेवाड़ के विद्यार्थियों हेतु, विद्यार्थियों रहने हेतु अजमेर में क्या करवाते हैं? अजमेर में क्या करवाते हैं साथियों? उदयपुर हाउस की स्थापना करवाते। अगर पूछ लिया जाए कि उदयपुर हाउस की स्थापना अजमेर में किसने करवाई, तो किसने करवाई? शंभू सिंह जी ने करवाई। उदयपुर हाउस की स्थापना करवाते। इन तीन चार बातों का विशेष ध्यान रखना है। मेयो कॉलेज को लेकर इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। उदयपुर हाउस बनवाने वाले कौन है? शंभू सिंह जी है। शंभू सिंह जी के शासनकाल की एक प्रमुख घटना यह है कि भाई साहब, इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? वीर विनोद। देखना जरा, इन्हीं के शासनकाल में वीर विनोद की रचना होती है। वीर विनोद ग्रंथ की क्या हुई? रचना हुई। वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ की रचना स्टार्ट कब होती है? किनके शासनकाल में? शंभू सिंह या शंभू सिंह, शंभू सिंह के शासनकाल में, शासनकाल में इन्हीं के आदेश पर कवि राजा श्यामल दास क्या करते हैं? वीर विनोद की रचना शुरू करते हैं। अगर पूछ ले कि वीर विनोद की रचना स्टार्ट कब हुई, तो स्टार्ट होती है 1871 में, चलती कब तक है? 1892 तक। कितने साल तक इसकी रचना हो रही है? ये जो वीर विनोद है, इसके भाग पूछ लिए जाते हैं कि ये कितने भागों में है, तो भाग इसके 4 है। कितने भाग है?
4 है। किनके शासनकाल में इसकी रचना प्रारंभ हो रही है? तो शंभू सिंह जी के शासनकाल में प्रारंभ हो रही है। ठीक है जी। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि भागों के बारे में, कि भाई साहब इस ग्रंथ के भाग कितने हैं, तो भाग कितने रहने वाले? 4 रहने वाले। तीसरी बात अगर पूछ ले कि इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, तो फिर कौन रहने वाले हैं रचनाकार? श्यामल दास। श्यामल दास। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? कवि राजा इसकी इनकी उपाधि थी। कवि राजा उपाधि किसने दी? शंभू सिंह जी ने दे दी। उपाधि किसने दी? शंभू सिंह जी ने। इसका मतलब क्या होता है कि जो कवि राजा श्यामल दास है वो किनके दरबारी है? किनके दरबारी है? शंभू सिंह जी के दरबारी कवि है। ठीक है जी। दूसरी बात इसमें और ध्यान रखना कि जो श्यामल दास है, कवि राजा श्यामल दास, कौन से दास? श्यामल दास। श्यामल दास ने मेवाड़ के 3 महाराणाओं के अंडर कार्य किया। किन किन के? एक तो है भाई साहब शंभू सिंह जी के शासनकाल में भी कार्य किया इन्होंने। दूसरा सज्जन सिंह जी, इनके बाद में एक शासक होंगे सज्जन सिंह जी, उनके शासनकाल में भी कार्य किया। और सज्जन सिंह जी के बाद में एक शासक होते हैं फतेह सिंह जी, फतेह सिंह जी के शासनकाल में भी कार्य किया। शंभू सिंह जी क्या करते हैं? वीर विनोद, या इनके शासनकाल में क्या हो रहा है? वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ हो रहा है। सज्जन सिंह जी के शासनकाल में चल रहा है, लेकिन फतेह सिंह जी ने वीर विनोद जिसका लेखन कार्य चल रहा था उसको क्या करवाते हैं? बंद करवाते। बंद करवाने वाले कौन है? फतेह सिंह जी। जबकि शंभू सिंह जी ने क्या किया? कवि राजा श्यामल दास से उनको बोलकर या उनको आदेश देकर वीर विनोद की रचना प्रारंभ करवाई। ठीक है। रचना होती कब है? 1871 में शुरू होती है, जो 1892 तक चलती है। ठीक है जी भाई साहब। भाग पूछे जा सकते हैं। भाग कितने? इसके 4 भाग है। देखना जरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कवि राजा श्यामल दास का थोड़ा परिचय दे दियो, तो परिचय हम दे देंगे। देखो, कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा इनकी उपाधि है, देने वाले शंभू सिंह जी है। कवि राजा श्यामल दास, श्यामल दास। देखो, अगर पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप जब बता देना 1836 में इनका जन्म होता है। होता कहाँ है? दोगलिया। कौन सा गांव है? दोकलिया गांव है। गांव कहाँ रहने वाला है? भीलवाड़ा में। यहाँ इनका जन्म होता है भाई साहब। ये है दोनों जन्म और जन्म स्थान, जन्म और स्थान। ठीक है। इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना। कवि राजा उपाधि देने वाले कौन है? तो वो हमने पढ़ाई है, शंभू सिंह जी है। कितने शासक के दरबार में कार्य किया? 3 के किया। कौन कौन से? शंभू सिंह जी, ये लिख लेना आप, उतार लेना ढंग से। साथ में साथ सज्जन सिंह, और तीसरे कौन से सिंह है? फतेह सिंह। ठीक है साथियों, ये थे अपने मेवाड़ के महाराणा। अब जो शंभू सिंह जी के बाद में सज्जन सिंह, फतेह सिंह और सीधे सीधे भोपाल सिंह जी, 3 से 4 शासक महत्वपूर्ण और रहे मेवाड़ के। उसके बाद में मेवाड़ राजवंश, अगली क्लास में अपना मेवाड़ राजवंश का इतिश्री कर देंगे। ठीक है। 3 इंपोर्टेंट और शासक के मेवाड़ के, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।